नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आत्माएं बहुत प्रकार की होती हैं। ज्ञानी लोग बताते हैं कोई आत्मा बहुत अच्छी होती है, कोई भूतनी होती है, वो बहुत ही भयानक होती है। कोई ऐसी भी होती है जो लोगों को मदद करती है। अब कई ऐसी आत्माएं होती हैं कि लोगों को बहला के फुसला करके अपने आप को दिखाती है कि हम भूत प्रेत नहीं हैं, एक हम इंसान की तरह हैं, लेकिन वास्तव में इंसान होती नहीं है। छलावा की तरह लोगों के सामने आती है और लोगों को बहला फुसला करके ऐसे जगह पर ले जाती है, ऐसे उनके साथ में कष्ट देती है और बाद में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। तो ये जो कहानी है ना, एक ऐसे इंसान की है जो इन चीज़ों से भुगत चुके थे, मरने के कगार तक पहुंच गए थे। अगर उस टाइम पर वो मदद नहीं मिलती, अगर वो मदद समय पर नहीं मिलती उनको, तो शायद ये कहानी बताने के लिए जिंदा भी नहीं होते। दोस्तों, ये कहानी है जितेंद्र की। जितेंद्र की कहानी मध्य प्रदेश की है। एक परिवार से थे, अच्छे परिवार था, बिजनेस वाला परिवार था और 3 भाई थे जितेंद्र। उनके पिता भी उस टाइम जिंदा थे। कपड़े की दुकान थी। अब 2 भाई तो कपड़े का दुकान चलाते थे, साथ में पिता बैठते थे। और जितेंद्र जो थे ना, उस टाइम में अभी अपना पढ़ाई कंप्लीट करके और इधर उधर घूमते थे, अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय करते थे। आगे उनकी पढ़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन कपड़े की दुकान पर वो काम भी नहीं करना चाहते थे। इतना पढ़े लिखे भी नहीं थे कि बस कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए। उनको लग रहा है कि जब हमारा इतना परिवार कमा ही रहा है, मेहनत कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा। परिवार वाले अब उनको जो छोटे थे ना, तो इसलिए उनको प्यार ज़्यादा मिलता था। कोई भी उनको मेहनत का काम करने के लिए बोलता नहीं था। अपने दुकान पे जाते थे और कुछ देर बैठने के बाद इधर उधर घूमते थे, मन मर्जी थे। इसके बाद अपने दोस्तों के पास चले जाते थे। ना तो उनका पिता रोक टोक करते थे और ना उनका दोनों भाई। अब उनसे जो बड़ा भाई थे, उनको तो जेब खर्ची भी देते थे, रख ले कुछ पैसा, यही तो तुम्हारा खेलने कूदने का दिन था। लेकिन पिता चाहते थे कि जो जितेंद्र है ना, आगे तक पढ़े। अगर उसकी इच्छा इस दुकान में नहीं लगती, काम करने में नहीं लगता, तो भाई पढ़े लिखा गया तभी तो आगे बढ़ेगा, कोई अच्छी नौकरी करेगा, अच्छे पोस्ट पर पहुँचेगा। लेकिन जितेंद्र का जो मन था ना, अब पढ़ने से उचट गया था। वो नहीं चाहते थे, लेकिन अभी तक उनके मन में नहीं चल रहा था कि आखिर बनेंगे क्या, आगे अपने जीवन में करेंगे क्या। उन्होंने सोचा कि चलो अभी कौन सा उम्र भागी जा रही है, अभी थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं। और धीरे धीरे उनकी आदत बिगड़ती चली गई। सुट्टा भी लगाने लगे, गाहे बगाहे अपने दोस्तों के पार्टी में जाने लगे, तो वो चीज़ भी इंजॉय करने लगे जो उनके घर में बिल्कुल वर्जित था। जो मदिरा कहते हैं, दारू कहते हैं, इन चीज़ों से उनका परिवार बिल्कुल अछूता था। अब बिगाड़ने में उनसे जो बड़े भाई थे, उन्हीं का हाथ था। अगर उनको जेब खर्ची नहीं देते पूरा, तो शायद ये बिगड़ते नहीं। लेकिन लाडला थे ना, दोनों भाई का लाडला थे, पिता का लाडला थे, तो आखिरकार तो बिगड़ना तब हो ही चुका था। कोई बंदिश नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं था। जब मर्जी होता दुकान पर आ जाते, पैसा कम होता तो अपने बड़े वाले भाई से चुपचाप मांग लेते, वो भी चुपचाप पकड़ा देते और फिर अपने दोस्तों के साथ में। लेकिन जब उनके पापा का तबीयत खराब होता है, जब वो बहुत गहन चिकित्सा में चले जाते हैं इलाज कराने के लिए, तब खर्चा बहुत बढ़ जाता है। डॉक्टरों का फीस, टेस्ट फीस, अब बीच बीच में दुकान बढ़ानी भी पड़ती है, बंद करनी भी पड़ती है। ऐसा कंडीशन हो गया था। और तब उनके जो दोनों भाई थे, जितेंद्र से कहने लगे, देख हमने तुझे कभी रोका नहीं टोका नहीं, तू कहाँ जाता है, क्या करता है, हम भी तुम्हारी उम्र में किए हैं, हम समझते हैं, इसलिए हमने तुम्हें कभी बंदिश में नहीं डाला। लेकिन देखो, हम तो अब हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं पिता को लेकर के, लेकिन तुम कम से कम दुकान तो खोलो, दुकान में देखो कुछ बिक्री, ग्राहक आएगा,
दुकान बंद रहने से अब एक तरह से दुकान का नुकसान होता है, तो इतना काम तो संभाल लो, अब कुछ दिन की तो बात है। जितेंद्र को लगा कि हाँ भैया तो ठीक कर रहे, ऐसा तो मुझे करना ही चाहिए था। और वो दुकान में अकेले नहीं थे, कोई और भी उनके साथ में नौकर वोकर काम करते थे, तो उनको तो सिर्फ गल्ला ही संभालना था। आखिरकार अपने दोस्तों से कहते हैं भाई अभी तुम लोग मेरे से दूर रहो, अभी मेरे पिता का इलाज चल रहा है और मेरा परिवार है संकट में, मुझे अपने दुकान को संभालना पड़ेगा। जैसे उनमें अकल आ जाती है और इसके बाद दुकान को संभाल लेते हैं, दुकान पर बैठने लगते हैं, समय पर दुकान खुलती है, समय पर दुकान बंद होती है। और इसके बाद जो भाई, दोनों भाई समझ रहे थे कि तो अब ऐसे ही करेगा, आवारापंथी करेगा, निकम्मा निकलेगा, लेकिन जब वो देख लेते हैं कि जितेंद्र तो दुकान संभाल लिया है, जिम्मेदारी अपनी समझ लिया है, तब वो लोग भी बड़ा खुश हो जाते हैं। अपने पापा को बताते हैं कि पापा सब कुछ अब जितेंद्र संभाल रहा है। पापा भी तबीयत खराब थी लेकिन इलाज चल रहा था, जब वो भी सुनते हैं ना तो वो भी बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो जब मैं बीमार पड़ा तो कम से कम इतनी अकल तो आई, लड़का समझदार है और संभाल लेगा। इलाज लंबा चलना था और जितेंद्र थे अपना दुकान पर बैठने लगे। कभी उनके भाई छोटा वाला आ जाता था, उनसे जो बड़ा था वो आ जाता था, उनसे जो बड़ा था वो आ जाता था। गाहे बगाहे जितेंद्र का मदद किया करते थे। किसी चीज़ में जितेंद्र फंसते थे तो सूची बना के रखते थे और पूछ लेते थे जब भाई आते थे कि ये क्या रेट का है, ये माल नहीं है, कैसे हम ऑर्डर करूं। ये साल था 1998 का, 90 के दशक की बात थी। अब जितेंद्र के दोनों भाई भी खुश, पापा भी खुश। इलाज अभी चल रहा था, हॉस्पिटल में थे, ना जाने कितना टाइम लगता। अब इसके बाद जितेंद्र जब एक बार दुकान पर बैठने लगे ना तो उनको लगने लगा कि ना सही है, ये काम भी सही है। जितना मैं सोचता था कि ये बोरियत का काम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। लोग बाग दुकान में तरह तरह के आते हैं, तरह तरह की बातें होती है, हंसी मजाक भी होता है, समय तो बड़ा सही ढंग से निकल जाता है। अब वहाँ पर लेडीज का सामान, जेंट्स का सामान, कपड़े लत्ते सारे बिकते थे, रेडीमेड से लेकर के कपड़े भी जो थान वाले होते थे वो भी सब बिकते थे। हर एक तरह के मटेरियल बिकता था उनका दुकान में। और 2-3 नौकर भी काम करते थे। तो जितेंद्र को लग नहीं रहा था कि उन पर कोई बोझ है, बस वो गल्ला संभालते थे और पैसा काटते थे, बस इतना ही तो काम था। जब ग्राहक अब किसी से सेटिस्फाइड नहीं होता था नौकरों से, तब वो जाते थे। अब पढ़े लिखे भी थे तो उनको समझाने में कोई अब दिक्कत नहीं होती थी। सही समय चल रहा था उनके लिए। और इसके बाद अपने पिता से मिलने हॉस्पिटल भी जाते थे जब उनके दूसरे भाई दुकान संभाल लेते। और तब अपने पापा के पास जाती, पापा भी देख करके बड़ा खुश होते थे कि चलो मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया, काम को अब समझने लगा है, अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। और एक तरह से इंसान जब खुश होता है ना तो बड़ी से बड़ी बीमारी होती है ना काबू में आने लगती है। एक बार तो उनको लगा था उनके पापा को कि वो बच नहीं पाएंगे, लेकिन एक चमत्कार ही था और उसकी वजह से उनके पापा अब सही हो रहे थे। जितेंद्र को भी अच्छा लग रहा था और सही गाड़ी चल रही थी। ज़्यादातर जितेंद्र शाम के टाइम में अब दुकान पर समय देने लगे, क्योंकि दोनों भाइयों में से कोई ना कोई भाई सुबह में जाता, दुकान खोलता, अब पूरा दिन दुकानदार के काम करता, संभालता। और जितेंद्र तब तक हॉस्पिटल में अपने पापा के पास रहते। अब वहाँ से आने के बाद घर जाते, कुछ देर आराम भी करते, अब फिर आ जाते थे दुकान पर शाम के टाइम में। अब इसके बाद दोनों भाई हॉस्पिटल में चले जाते थे अपने पापा का देख रेख करने, और दुकान की जिम्मेवारी अब पूरा जितेंद्र के ऊपर में रहती थी। जितेंद्र जिस रोड पर उनकी दुकान थी ना, रोड के दूसरी साइड में एक पीले कलर का बड़ा सा मकान था। ऊपर मकान जैसा दिखता था लेकिन नीचे में तो दुकान ही था। 3-4 दुकान बनी हुई थी और उसमें लकड़ी का फर्नीचर का काम होता था। अंदर शायद कारखाना भी था, कारखाना में मटेरियल बनता था और आगे दुकान में वो सामान रखा जाता था और बिक्री होता था। कभी कभी जब दुकान में ग्राहक नहीं होता, आप थोड़ा सा अजीब भी लगता ना, तो शीशा लगा हुआ था, आप अपनी गद्दी पर बैठे हुए शीशे की तरफ बाहर देखने लगते। और जब एक रात करीब 7, 7:30 का वक्त था, वैसे दुकान तो उनकी
9 बजे तक खुली रहती थी। टाइम से दुकान खुलती थी और टाइम से दुकान बंद हो जाती थी। 7:30 का वक्त था, गर्मी का टाइम था। फर्नीचर का काम अंदर में शोर हो रहा था। दुकान के जो फर्नीचर वाली दुकान थी, अनायास ही नज़र उनकी छत की तरफ चली जाती है। उस दुकान का जो छत था ना, उस छत पर एक लड़की को देखते। लड़की अच्छे स्टाइल के कपड़े पहन रखी थी, साफ साफ सुथरा कपड़ा भी था, महंगा कपड़ा भी दिख रहा था। अब तो कपड़े की पहचान भी जितेंद्र जी दूर से ही कर लेते थे कि ये कोई लड़का पहन रखा, ये शर्ट किस कंपनी का है, कितने का होगा, मटेरियल कैसा होगा। लड़की भी जो पहन रखी, अब उसका भी वो सब कुछ समझ चुके थे। लेकिन आज तक उस लड़की को अब वहाँ नहीं देखे थे। वो तो जानते थे कि लकड़ी का कारखाना है, नीचे पूरा लकड़ी का सामान बनता है और आगे दुकान है, उसमें बिकता है। तो उसमें ये लड़की कहाँ से आ गई छत पर? अब वो उधर से भी लड़की इनको देख रही थी, जितेंद्र जी को लड़की देख रही थी। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि निगाहें जितेंद्र जी की हट नहीं रही थी। कभी वो नज़र भी हटा लेते तो बरबस फिर नज़र उनकी खींचती चली जाती। लड़की साफ साफ दिख रही थी और इन्हीं की तरफ दिख रही थी। उनको लगा कि कुछ अलग घूर रही होगी, लेकिन जब वहाँ देख रहे हैं कि आसपास में कोई है क्या जिसकी तरफ लड़की देख रही है, कोई जान पहचान का उसका व्यक्ति है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दुकान से बाहर आ गए, शीशे के अंदर जो बैठे हुए थे वो वहाँ से बाहर आ गए, थोड़ा चहलकदमी करने लगे। वो देखते रहे टेढ़ी नज़रों से करके अपना कि लड़की क्या उनको घूर रही है क्या। वास्तव में लड़की की नज़रें अब उन्हीं का पीछा कर रही थी। दिल धक धक करने लगा। अपने दोस्तों के साथ में तो बहुत मटरगश्ती किया था, लेकिन उनके दोस्त और वो भी किसी लड़की के इतने नज़दीक नहीं गए थे। हाँ, उनके कुछ दोस्त थे जो उनका गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अभी जितेंद्र का ऐसा अभी कुछ भी नहीं था। अभी नया नया उम्र था, नए नए जवान हुए थे और अभी इन चक्कर में पड़े नहीं थे। प्यार मोहब्बत कैसे होता है, कब होता है, और वो सब जानते नहीं थे। हाँ, समझते ज़रूर थे, फिल्में ज़रूर देखते थे। तो उनको भी मन में इच्छा होती थी कि जैसी हीरोइन है वैसे ही मेरी अब कोई प्रेमिका मिले, मैं भी उसका साथ में प्रेम करूं। लेकिन अभी तक उनको कोई मिली नहीं थी। जब वो छत वाली लड़की को देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि लड़की मेरी ही तरफ घूरती रहती है। जिधर मैं जाता हूँ तो उधर उसकी नज़रें पीछा करती है। तो कोई ना कोई तो बात है। आखिरकार लोगों का नज़र बचा करके और फिर उस लड़की की तरफ स्माइल करते हैं। अब लड़की देख करके वो भी स्माइल देती है। जब देती है ना, तब जितेंद्र जी का दिल गदगद हो जाता है, मतलब गार्डन गार्डन हो जाता है। मन बड़ा खुशी से भर जाता है। अरे, ये तो रिस्पॉन्स भी दे रही है, ये तो मुझे ही घूर रही थी, मैं तो खामखा इधर उधर चक्कर काट रहा था, ना जाने किसको देख रही है। इतनी खूबसूरत लड़की है, अब मुझ में ऐसा क्या देखा? अपने आप को तुलना करने लगे। कहने लगे, अरे मुझे क्या है, मैं तो जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? लड़की जरूर मेरे को घूर रही है, मुझसे चाहती है, प्रेम करती, तभी तो स्माइल किया है। अब इनका रोज का नियम हो चुका था। शाम के टाइम आते थे और जब तक अंधेरा नहीं होता, बाहर की स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, रोड की लाइट नहीं जलती, तब तक वो लड़की नजर नहीं आती थी। जैसे ही स्ट्रीट लाइट जल जाती थी, गर्मियों का टाइम था, छत पर वो घूमती हुई इधर से उधर दिखाई देती थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी छत पर पड़ती थी और जब वो रोशनी उसके कपड़े पर पड़ती थी ना, तो कपड़ा चमकता भी था। तब ये थोड़ा दिमाग लगाते थे कि जो भी कपड़ा पहन रखी है बहुत महंगा होगा। लेकिन एक चीज़ उन्होंने नोटिस किया था कि कपड़ा एक जैसा ही होता था, लेकिन साफ सुथरा था। अब स्माइल पर स्माइल होने लगा। उधर जो जितेंद्र जी थे, टाइम निकाल करके, अब दुकान में से होते ये सब काम नहीं कर सकते थे, तो नौकर चाकर अब संभालते थे। जब दुकान खाली होता, कोई ग्राहक नहीं होता, तब वो रोड पर निकल आते, थोड़ा इधर घूमते। अब उनकी नज़रें उस छत को घूरा करती थी कि लड़की नज़र आ जाए। लेकिन दिन के टाइम में लड़की नज़र नहीं आती थी। जब अंधेरा होने लगता था, रोड के स्ट्रीट लाइट जल जाती थी, और तब वो लड़की अचानक उनके छत पर नज़र आती थी। बड़ा खुश हो जाते थे। धीरे धीरे इशारा होने लगा, क्योंकि दूरी थोड़ी लंबी थी
अब बीच में सड़क थी और उसके जो लड़की जिस छत पर थी उसके नीचे लकड़ी कारखाना था, दुकान भी थी। अब खुल कर के तो बात नहीं हो सकती थी ना, इशारे इशारे में बात होने लगी। जो जितेंद्र जी इशारा करते थे अब वैसे ही इशारा लड़की करती थी। मतलब इशारे इशारे में उनकी प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। एक दूसरे की भाषा भी लोग समझने लगे इशारों इशारों में। ये खेल हफ्ता 10 दिन तक चलता रहा। अब रात में भी जब जितेंद्र जी घर जाते, आराम करते, तो उनके सपने में भी वो लड़की नजर आती थी उसी छत पर। आज जितेंद्र जी अब उस छत पर पहुंच चुके होते हैं। उस लड़की को बाहों में भरने की कोशिश करते थे कि अब तो यहाँ कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं, कम से कम अपना नाम तो बता दो। और तब लड़की उनकी बाहों से छूटकर भागती थी कि नहीं, मुझे तुम पकड़ के दिखाओ। और वो लड़की तेज तेज भागती थी, जितेंद्र पीछा करते थे, लेकिन ठोकर खाते थे और धड़ाम से गिर जाते थे। और फिर उनकी नींद खुल जाती थी। नींद खुलने के बाद में अब तो सपना ही था। अब वो थोड़ा देर अब इधर उधर देखते कि मैं सपने में था कि रियल में था। उनको लगता था कि मैं रियल में उस जगह पहुंच गया था, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। सपने में शायद उनको साथ में ये सब चल रहा था, क्योंकि रात दिन उसी को ध्यान करते थे। अब मिल तो नहीं सकते थे, तो इशारेबाजी से काम चलता था। 15 दिन जब हो जाता है ना, तब वही लड़की उनको इशारा करती है। एक पेड़ के साइड में एक बगीचा होता है, बड़ा सा एक पेड़ होता है, और पेड़ के पीछे एक छोटा सा बगीचा होता है। उसी साइड उंगली करके इशारा करती है। रात के टाइम अब तो भाषा आपस में समझने लगे थे। अब जो भी था, जो इशारा करते थे, वो थोड़ा बहुत एक दूसरा सबको ये समझने लगा, दोनों लोग। तो लड़की कहने का मतलब था कि तुम रात को जो बरगद का पेड़ है ना, उसके पीछे जो गार्डन है, वहां पर तुम आकर मिलो। बड़ा खुश हो गए थे जितेंद्र जी, इतना खुश हो चुके थे कि हद से ज्यादा। अब उनको लगा कि अपनी तो प्रेमिका मिल जाएगी आज। और दुकान बढ़ाने के बाद 9 बजे दुकान बढ़ जाती और इसके बाद घर जाती। पिता भी अभी हॉस्पिटल में थे, ये भी मिलने जाते थे। और उनका दोनों भाई तो पारापारी करके और कभी कभी इकट्ठे भी जाते थे। अब एक भाई तो हॉस्पिटल में ही थे पिता के साथ में देख रेख के लिए, दूसरे भाई घर पर आ चुके थे। अब जितेंद्र जी की माँ नहीं थी, माँ तो पहले गुजर चुकी थी। अब सारे के सारे जितने लोग थे, अब यही लोग थे, 3 भाई और उनके पिताजी। अब इसके बाद एक भाई तो घर में रहता ही था। जितेंद्र जी जब रात को उस लड़की से मिलने वाले थे तो बहुत खुश थे, लेकिन अड़चन था कि उनका बड़ा भाई इस घर में मौजूद थे। जब तक बड़ा भाई जाग रहे हैं, अपना घर से तो निकल नहीं सकते। जरूर उनका नींद खुल जाएगा और पूछेंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब इंतजार करने लगे कि कब बड़ा भाई सोए, और वो एक तरह से अपने आप को बन ठन करके तैयार बैठे हुए थे। बस दिक्कत था कि भाई अभी सोए नहीं थे। जब उनको लग जाता है ना कि भाई अब सो चुके हैं, तो रात का 11 बज चुका था। समय धीरे धीरे इतना निकल चुका था, अब उनको तो आभास नहीं हो रहा था। उनको लगता था कि 10 के आसपास का टाइम होगा, लेकिन 11 बज चुका था। भाई जब नींद में खराटे लेने लगते हैं, तब यकीन कर लेते हैं कि हाँ, अब ये सो गए हैं ना, तो सुबह से पहले नहीं उठेंगे। कि सुबह से लेकर के भाग दौड़, हॉस्पिटल और दुकान, इंसान थक ही जाता है। दरवाज़ा खोलते हैं, बाहर से दरवाज़ा बंद करके, और बन ठन के पूरा अच्छी तरह से अब दूल्हा की तरह सज चुके थे, स्प्रे वगैरह लगा करके कि भाई वही कहावत है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। और वो चल देते हैं बरगद के पेड़ के पास में। उस बरगद के पेड़ के अब नीचे में गर्मियों में कुछ अब लोग आराम भी करते थे। वहाँ पानी रखा हुआ था अब राहगीरों के लिए पीने के लिए, और उसी के पीछे में एक छोटा सा पार्क था। वहाँ पर भी लोग आराम करते थे, बेंच वगैरह लगी हुई थी, इसीलिए तो बनाया गया था पब्लिक सेवा के लिए। और वो बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं ना, तो बरगद का पेड़ की एक डाली जोर से हिलने लगती है। उनको लगा कि इस एरिया में बंदर वंदर काफी हैं, तो इसी बरगद के पेड़ पर बैठे होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अचानक जब डाली हिलती है ना,
तो कोई भी इंसान अब ठिठक जाता है। ये तो डर चुके थे, अरे ये क्या हुआ, अचानक डाली कैसे हिलने लगी, जरूर इस पर कोई भूत प्रेत होगा। लेकिन तुरंत अपने आप को संभाल लेते हैं और कहते हैं अरे कहाँ भूत प्रेत, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसमें बंदर बैठे होंगे और बंदर तो गुलाटी मारते रहते हैं, इन्हीं की वजह से वो डाली हिली थी जोर से, और कोई बड़ी बात नहीं है, डरने की जरूरत ही नहीं है। अपना दिल खड़ा करने के बाद में अब बरगद का पेड़ पार करके अब उस पार्क में जा पहुंचते। पार्क में कोई था नहीं, स्ट्रीट लाइट जल रही थी पार्क जो लगा होता पार्क में, और उसकी पीली पीली रोशनी हर तरफ बिखरी हुई दिखाई देती थी। लड़की को देखने लगे कि आखिर लड़की कहाँ है। दिल तेजी से धड़कने लगा कि लड़की आई है कि नहीं आई है। उनको उम्मीद था कि लड़की जरूर आएगी। अब जैसे इशारों में बात हुई थी, अब तक तो उसको पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पूरा पार्क को राउंड मार लेते हैं, लड़की का कहीं आता पता नहीं है। उनको लगा कि शायद जैसे मेरे साथ में दिक्कत परेशानी हुई थी, मेरे भाई जाग रहे थे, कहीं उसके परिवार के लोग भी जाग रहे होंगे, चलो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। बेंच पर बैठ जाते हैं और जरा सा भी कोई आहट होती है ना तो उस तरफ देखने लगते हैं। उनको लगता है कि वो लड़की आ चुकी है, लेकिन वो लड़की थी ही नहीं। कोई जंगली जानवर कोई होगा, चूहा हुआ, कोई बिल्ली गुजर जाते हैं तो उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। अब डर नहीं रहते, मन जो था ना बड़ा खुश था कि जरूर लड़की आएगी, मेरे दिल गवाही दे रहा है, आएगी तो जरूर आएगी। इंतजार करने लगते हैं। रात का 12 बज जाता है। 12 जब बज जाता है ना, तब अपने रिस्ट वॉच को देखते हैं, अरे ये तो आधी रात हो गई। लड़की क्या झूठ बोली है या मेरे से पहले आकर के इंतजार करके चली गई है। भला इतनी देर को, अब रात काफ़ी हो चुकी है, अब कोई भले घर की लड़की नहीं आ सकेगी। मन में कई तरह के विचार चलने लगते हैं। कभी तो मन करता है कि ना वो आएगी, अब फिर मन करता था कि अरे पागल बना हुआ है, बड़े घर की लड़की है, उसका पहनावा नहीं देखा है, अब वो शायद 10 बजे तक आई होगी, अब तू था नहीं यहाँ पर तो चली गई, जा अपने घर लौट जा, उनका मन कहने लगता है। लेकिन दूसरा मन जो हो वो कहता है कि नहीं, अरे पागल मत बन, अब इतना देर इंतजार किया है ना तो थोड़ी देर और इंतजार कर ले। और इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार बरगद के पेड़ के साइड से ही एक साया सा अब दिखाई देता है, और वो साया उनको बरगद के पेड़ के नीचे ही पहली बार दिखा। और जब वो साया चलने लगा पार्क के साइड में, और जितना अब उस पर रोशनी पड़ने लगी पार्क की लाइट की, तब देख करके खुश हो जाते हैं, क्योंकि पहनावा सब कुछ उसी लड़की का था। जैसे ही उनको महसूस होता है कि अरे ये तो वही लड़की है, दिल उछलने लगता है खुशी के मारे। एक एक पल लगता है जैसे बहुत समय बीत चुका है। आखिरकार लड़की जहां बैठे होते हैं तब तक उठ के खड़े हो जाते हैं। लड़की आती है, मुस्कुराती है और बैठने की इशारा करती है, बैठो। अभी भी एक शब्द अपने मुंह से बोली नहीं थी। अब जितेंद्र जी उस लड़की का कहना मानते, जिस बेंच पर बैठे थे, जिस जगह पर बैठे थे, वहीं पर बैठ जाते। लड़की उनके बगल में आकर के बैठ जाती है, लेकिन थोड़ा फासला रहता है। और तब लड़की मुस्कुराती है, अब तब बोलती है, आवाज बहुत मीठी, बड़े अच्छे तुम्हारे शरीर से सुगंध आ रहा है, कौन सा परफ्यूम लगाते हो। आप तो जितेंद्र जी खुश हो चुके थे, इतनी आवाज मीठी थी, जितना चेहरा सुंदर था, जितना पहनावा सुंदर पहन रखी थी, और भगवान ने उसको ऐसा भी मधुर आवाज दिया था, बिल्कुल मखमली आवाज जिसको कहा जाता है, वैसी आवाज थी। तब वो परफ्यूम का नाम बताने लगे कि मैं कभी कभी शादी ब्याह में जाता हूँ ना दोस्तों के साथ में, तब मैं यही परफ्यूम लगाता हूँ। उस परफ्यूम का तारीफ करने लगती है लड़की। अब स्टार्टिंग यहीं से होता है। अब इसके बाद जितेंद्र जी से अब सब कुछ पूछने लगती है, नाम बताओ, तुम दुकान में कब से काम करते हो, कितनी आमदनी होती है, तुम्हारे परिवार में क्या क्या है, कितना पढ़े लिखे हो। जितेंद्र जी सब कुछ बताने लगते हैं। जब अपनी बात बता लेते हैं तब उस लड़की से पूछते हैं कि आप अपने बारे में भी बताओ, आप कितनी पढ़ी लिखी हो, आपके परिवार में कौन कौन है। और जो मैं नीचे देखता हूँ फर्नीचर का काम होता है, आप उन्हीं के परिवार से हो। सब कुछ जो मन में जिज्ञासा थी
वो अपना जिज्ञासा शांत करने लगे। तब लड़की कहती कि हाँ, जो फर्नीचर आप बनते हुए देखते हो ना, मैं उन्हीं में से हूँ, उन्हीं के परिवार से हूँ। और कभी कभी जब घुटन होने लगते हैं नीचे कमरों में, तब मैं ऊपर में आ जाती हूँ। अचानक आपसे निगाहें मिल जाती है, आप मुझे अच्छे लगे। अब दोनों जने एक दूसरे को दिल की अपनी बात कहने लगे। समय भी धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। तभी वो बरगद का पेड़ वहां से काफी दूरी पर था। इतना दूरी भी नहीं था, लेकिन थी, दूरी कुछ थी। वही आवाज फिर डाली जैसे जोर जोर से हिलने लगती है। अब एक बार वो फिर डर जाती है। तब वही लड़की कहती है, अरे डरो मत, उस पर बंदर हैं, बहुत सारे बंदर हैं। जब मैं आ रही थी ना, तभी मुझे बंदर दिखे थे। अब जितेंद्र के साथ में एक बार घटना हो चुकी थी। वो भी अब समझ गए थे कि बंदर वाली कहानी है, और उस पेड़ पर कौन होगा, कौन डाली को हिलाएगा। कोई डरने की बात नहीं है। पहली बार उस लड़की के साथ में, वो भी एकांत में, सुनसान पार्क में, जहां पर पीली पीली रोशनी फैल रही हो, उनको देखने वाला कोई नहीं है। अब दोनों एकांत में प्रेमी अपने दिल की बात एक दूसरे से कह रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपनी मनोकामना को अब उसी जगह पर पूरा कर रहे हो। कब टाइम सुबह होने लगता है, दोनों को पता नहीं चलता, खास करके जितेंद्र को। और तब वही लड़की कहती है कि अब अपने घर चले जाओ, देखो सुबह होने वाली है, अब तुम्हारे परिवार के लोग भी जाग जाएंगे। कल मिलना रात को, लेकिन थोड़ी जल्दी आया करो। जितेंद्र जी का मन भरा नहीं था। कहने लगे, अरे तो भी सुबह का शुरुआत होने में भी टाइम है, इतनी जल्दी क्या है। कुछ देर और बैठते हैं, अब बात करते हैं, प्रेम करते हैं, ना जाने कब मिलना हो। आज सब कुछ अपने पिता के बारे में बता भी देते हैं कि मेरे पिता का इलाज चल रहा है, और एक एक बात जो अपने घर का होता है उस लड़की से शेयर कर देते हैं। अब उनको लगा कि इस लड़की से अब शेयर करने में कोई बुराई भी नहीं है, अब तो मेरी प्रेमिका बन चुकी है। आखिरकार लड़की कहती नहीं, सुबह होने वाला है, तुम्हारे परिवार के लोग अगर जगे ना जगे, लेकिन मेरे परिवार के लोग जग जाएंगे, मेरे लिए दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तुम चाहो तो यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हो, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा। अब इसके बाद जितेंद्र जी कहते हैं कि ठीक है, हम दोनों चलते हैं। लेकिन लड़की मना करती कि नहीं, हम दोनों एक साथ में इस पार्क से नहीं निकलेंगे, क्योंकि सुबह होने वाला है। अब कई जॉगिंग करने वाले लोग इधर आते भी हैं जॉगिंग करने के लिए। किसी ने हम दोनों को एक साथ में देख लिया ना, तो हम तो नज़दीक के रहने वाले हैं ना, अब मामला बिगड़ भी सकता है। जो अब जितेंद्र जी भी समझदार थे, समझ गए। कहने लगे कि आप पहले जाओ, आप जाओ, इसके बाद में मैं जाऊंगा। लड़की अब मुस्कान दे करके फिर निकल लेती है। जितेंद्र का नजरें पीछा करने लगती है। जब बरगद के पेड़ के पास में जाती है ना, तो वही डाली फिर एक बार जोर से हिलती हुई खड़खड़ाहट आवाज आती है। जब उनकी ध्यान भटकता है कि आखिर ये क्या था, फिर बंदर आ गए हैं पेड़ पर। दूसरे पल जब लड़की को देखते हैं, तो लड़की उस जगह पर थी ही नहीं। मतलब उनकी नज़र में तो लड़की शायद बरगद के पेड़ से आगे निकल चुकी थी, रोड पर पहुंच गई होगी, और वहां से रोड दिखता नहीं था। कुछ देर और रुकते हैं कि चलो कुछ देर होने के बाद फिर मैं निकलूंगा। 5-10 मिनट गुजारने के बाद अब फिर अपना रास्ते पर चल देते हैं। सुबह का टाइम हो चुका है। जब उस पेड़ के पास वही रास्ता था आने का जाने का, अब उस पार्क में जब वहां पहुंचते हैं ना, तब पेड़ की डाली फिर जोर से हिलने लगती है। रुक जाते हैं, क्योंकि अब सुबह का थोड़ा मौसम ऐसा हो चुका था। जब वो देखने की कोशिश करते हैं, तो उस पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर, एक भी बंदर दिखाई नहीं देता। अगर बंदर होते तो उछल कूदते रहते, वो तो खामोशी से रहने वाला नहीं था। तो आखिर पेड़ की डाढ़ी जो कई बार हिलती हुई लगी, खड़खड़काहट भी उसकी हुई, आवाज भी, शोर भी सुनाई दी, तो आखिर ये सब किसने किया है। अब ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वहां से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते थे, और उसके बाद वो अपना घर भी आ जाते। अब इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। उस लड़की के सुंदरता में इतना खो जाते हैं और प्रेम में इतना पागल हो जाते हैं कि कुछ बातें वो भूल जाना ही बेहतर समझते हैं। मन में वो बातें निकाल देते हैं बरगद का पेड़ वाला, कि वहां पर आवाज कैसी हुई, बंदर तो दिखाई नहीं दिया, तो आखिर
शोर कौन कर रहा था। अब इसके बाद अब रात फिर आती है। रात आने के बाद अब फिर अपना सज धवज करके अब वही स्प्रे वगैरह लगा करके दूल्हा बन चुके थे। अब दूसरा भाई था, पहला भाई अब उसकी ड्यूटी बदल गई थी। दूसरा भाई था और वो भी देर तक जागता रहता था, कुछ दुकान के हिसाब किताब और वो बही खाता लिखता रहता था। अब इसके बाद जब वो सोता है ना तो रात को वैसे ही 11 बज चुका होता है। जब अपने घर से निकलते हैं, जब पूरा कंफर्म कर लेते हैं कि मेरा बड़ा भाई सो चुका है, 12 बज चुका था। उनको लगा कि लड़की आएगी कि नहीं आएगी, रात ज़्यादा हो गया। लेकिन एक बार जो प्रेम का लत लग जाता है ना, तब अब चाहे इंसान अपने का कितना रोकने की कोशिश करे, रुक नहीं पाता है। दरवाज़ा खोलते हैं बाहर से बंद करके, अब फिर उस बरगद के पेड़ के पास गुजरने लगते हैं। अब वैसा ही फिर महसूस होता है। बरगद की डाली जो है ना, डाली है ना, वो जोर से हिलती है और खड़खड़ खड़खड़ जैसे पत्तों के अब खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ रुक जाते हैं, देखने लगते हैं ऊपर, लेकिन आज भी एक भी बंदर उनको नजर नहीं आता। और उसी समय पर पीछे से उनको कोई धक्का देता है, जैसे कोई पीछे से उनको स्पर्श करता है, धक्का देता है, पुश करता है, तो डर जाते हैं। डरते भी थे, भूत प्रेत को मानते थे, अब डर जाते हैं कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया। लेकिन जैसे ही मुड़ के देखते हैं तो वही लड़की उनके पीछे खड़ी थी और वही उनको पुश कर रही थी, खिलखिला के हंसती है। डर गए ना, तुम समझे कि कोई भूत प्रेत नहीं आ चुकी है। तब जितेंद्र जी कहने लगे, हाँ मुझे तो ऐसा ही एहसास हुआ था, मैं बिल्कुल डर चुका था। ये पेड़ पर तो कोई बंदर मुझे दिखाई देता नहीं है, तो ये पेड़ का डाली क्यों हिलती है। लड़की भी कहती है, अरे छोड़ो ना इन बातों को, हमें क्या करना है, चलो बहुत देर हो चुकी है। मैं 2 बार तो चक्कर लगा के अपने घर जा चुकी हूँ, तीसरी बार आई हूँ। चलो आप समय को गंवाते नहीं हैं, चलो हम वहाँ बैठकर अब प्रेम करते हैं, बातें करते हैं। लड़की कोई उस पेड़ का रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं जवाब नहीं देती कि आखिर वो डाली क्यों हिलती थी। जब जितेंद्र वहाँ पर पहुँचते थे, उस पेड़ पर तो कोई बंदर दिखाई नहीं देते थे, तो इसका रहस्य क्या था। लड़की अब उनको पार्क में ले जाती है, उसी बेंच पर बैठते हैं दोनों लोग और अपना जिसे पिछली रात का हुआ था वैसे समय गुजारते हैं। जब सुबह होने वाला है तो होता है ना, तब वो लड़की कहती है कि अब देखो सुबह होने वाला है, मैं जाती हूँ, नहीं तो मेरे परिवार के लोग अब जाग जाएंगे। अब मेरे लिए बहुत परेशानी होगी कि मैं लड़की हूँ ना, तुम्हारा क्या है, तुम तो कोई ना कोई बहाना बना करके अब पीछा छुड़ा लोगे अपने परिवार से, लेकिन मुझे भुगतना पड़ेगा। जितेंद्र भी समझते थे लड़की होने की परेशानी, और वो कहते हैं कि ठीक है चलो हम दोनों साथ चलते हैं। लेकिन लड़की फिर आज रोक देती है, कहती कि नहीं, एक साथ में हम कभी नहीं जाएंगे, तुम यहाँ पर रुको, या तो तुम पहले चले जाओ या फिर बाद में। तब जितेंद्र कहते कि ना आप जाओ, मैं यहीं पर इंतजार करूँगा, जब आप चली जाओगी ना तब इसके बाद मैं जाऊँगा। नजरें पीछा करती है उस लड़की को। जैसे ही पेड़ के पास में लड़की पहुँचती है ना, वैसे ही पेड़ फिर हिलने लगता है, खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। उनका फिर ध्यान भटक जाता है, पेड़ की तरफ देखने लगते हैं। अगले पल जब नजर जाता है तो लड़की उस जगह पर होती ही नहीं है, मतलब वहाँ से रोड पर पहुँच गई होगी। फिर रोड पार करके अपने घर पर। अब उनको समझ में ही आता था, और ऐसे ही सिलसिला उनके साथ में 10-15 दिन तक चलता रहता है। शरीर कमजोर होने लगा, शरीर में पीलापन नजर आने लगा, लेकिन प्रेम के आगे वो अपने शरीर को ध्यान नहीं दे रहे थे। दुकान पर दिन के टाइम अब वो जाते हैं, तब उनका भाई देखता है और कहता है, जितेंद्र तू खाना पीना आजकल सही ढंग से खा नहीं रहा क्या। जितेंद्र कहते हैं, हाँ भैया खाना तो मैं खाता हूँ। तब तेरा चेहरा क्यों पीला पीला सा लग रहा है, पहले से भी कमज़ोर नज़र आ रहा है, देख तेरे गालों का हड्डी नज़र आ रही है, पहले तो ये नज़र नहीं आती थी। अब भाई ही देख रेख करते थे अपने छोटे भाई के, अब माँ तो थी नहीं कि ध्यान दे। जितेंद्र सही में आईने के सामने जो दुकान में लगा होता है, उस आईने में देखते हैं अपने आप को। बाकी वो उनको भी फर्क महसूस होने लगता है कि हाँ भैया तो सही कह रहे हैं। तब भैया पूछते हैं कि बात क्या है जितेंद्र, तुझे कोई तकलीफ है या फिर तू बीमार है
या सही ढंग से भोजन नहीं कर रहा है। अब जितेंद्र कैसे बताए कि मैं हर रात उस लड़की के पास जा कर के समय गंवाता हूँ, तो कमज़ोर नहीं होऊंगा तो और क्या होऊंगा। मैं अब इतना सेहत तो बना नहीं सकता ना। अब मन ही मन थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और भैया को झूठ मूठ का कोई बहाना बना देते हैं कि भैया सही ढंग से भोजन मुझे कर नहीं पाता हूँ, अच्छा नहीं लगता है अंदर से तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। और तब भैया कहते हैं कि चल मेरे साथ में, मैं तुम्हें डॉक्टर से चेक कराता हूँ। भैया मानते नहीं हैं। जब उनका दूसरा भाई आ जाता है तो जहाँ पर उस हॉस्पिटल में जहाँ उनका फादर भर्ती थे उसी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। अब छोटा भाई था, दुलारा भाई था, सब लोग उसको प्यार करते थे, अपने भाई को ऐसा कैसे छोड़ सकते थे। जाते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर बहुत सारा टेस्ट लिख देता है। डॉक्टर भी देखता है तो कुछ समझ में नहीं आता है कि डॉक्टर बोलता है कि जब तक टेस्ट ना आ जाए तब तक मैं किसी निष्कर्ष पर पहुंच न सकता हूं कि इनको तकलीफ क्या है। अब पूछता भी है कहीं दर्द हो, कहीं और चीज़ को परेशानी हो तो वो भी बताओ। लेकिन जितेंद्र जी कहते नहीं, मुझे ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, ना तो मुझे बुखार है, ना खांसी है, ना कहीं पर जिस्म में दर्द है। डॉक्टर आखिरकार टेस्ट लिख देता है, टेस्ट भी हो जाता है। हाँ, टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन के बाद मिलने वाली थी। अब इसके बाद आज़ाद हो जाते हैं। फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है, दुकान पर बैठना, रात को उसी लड़की के साथ प्रेम करना उसी जगह पर। अब ये तो चल ही रहा था। लेकिन जब टेस्ट हो जाता है ना, अब इसके बाद भैया की बात समझने लगते हैं। तब अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, अब नहीं, मैं अपने आप को रोक लूँगा, अब उस लड़की के साथ में आज रात नहीं जाऊँगा। लेकिन जब रात ज़्यादा होने लगती है, 10 से 11, उनका मन बेचैन होने लगता है, छटपटाहट होने लगती है कि कब उसकी लड़की के पास में जाऊं, उसको अपनी बाह में भर लूं। जैसे खींचे जा रहे थे उस लड़की की तरफ, जैसे उस लड़की में कोई मैग्नेट चुंबक लगा हो और वो कोई धातु हो, उसे जैसे कोई खिंचाव, अब ऐसा महसूस हो रहा उनको। मन बड़ा बेचैन। भाई जब सो जाते हैं तो वही 11, साढ़े 11 का वक्त हो जाता है। अपने आप को रोक नहीं पाते। दरवाज़ा बंद करके बाहर से आप फिर चल देते हैं। जब उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं ना, पेड़ की डाली हिलती है। अब इस बार जो हिलती है ना, तो उनके कदम रुक जाता है। अब उसके बाद पीछे से कोई उनको पुश करता है, जैसे एक बार हुआ था। उनको लगा कि वही लड़की होगी। आज जब मोड़ के देखते हैं ना, तो वो लड़की नहीं थी, एक बूढ़ा इंसान था। 50 से लेकर के 60 साल के बीच का, बड़े बड़े लंबे दाढ़ी उसकी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल था, सफ़ेदी वस्त्र पहने हुए था। धक्का देता है और तब मुड़ के देखते हैं तो उस बूढ़ा इंसान को पहचान नहीं पाते। आखिर ये कौन है? मैं तो इनको जानता नहीं हूँ। ऐसे बूढ़े को मैंने आज तक अपने आप आसपास के एरिए में देखा नहीं है। तो ये कौन है लोग और यहाँ पर कर क्या रहे हैं? अब एक तरह से वो पहचानते तो नहीं, तो रुक जाते हैं। डर तो लगा पहली बार में जब वो धक्का देते हैं और उनको लगता है कि कोई अपने ही वो प्रेमिका होगी, लेकिन प्रेमिका नहीं निकलती, वो बूढ़े इंसान। बूढ़े इंसान से पूछते हैं कि बाबा जी, आपने मुझे धक्का क्यों दिया, आप मुझे जानते हो? तब बूढ़ा आदमी कहता है, तुमसे दो मिनट बात करनी है, क्या तुम्हारे पास में उचित समय है अभी? अब जो जितेंद्र जी थे अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आए थे, बूढ़ा आदमी को जानते नहीं थे। कहने लगे, बाबा जी मेरे पास में ज़्यादा समय तो नहीं है, लेकिन जो भी आप अब पूछना चाहो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब बाबा जी उसका हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ने के बाद में पूरा शरीर में गनगनाहट सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा होता जा रहा है। जितेंद्र जी को ऐसा महसूस होता है। परिवर्तन को अपने शरीर में जो हो रहा है ना, समझ नहीं पाते। थोड़ा डर सा लगा जब बाबा जी हाथ पकड़ते हैं और बाबा जी से हाथ छुड़ा लेते हैं। बाबा जी आपका हाथ तो बर्फ की तरह ठंडा है। तब बाबा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, देखो मैं तुमसे 2 मिनट का बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ और आगे तुम्हारी मर्जी, तुम समझो या ना समझो। अब जितेंद्र जी को लगा कि बाबा को तो मैं जानता नहीं हूँ और बाबा मुझे कैसे जानते हैं। कहने लगे, ठीक बाबा जी, आप मेरे पास में अब 2 मिनट टाइम है, आप जो भी मेरे सवाल पूछना है
बताना है आप मेरे को बता सकते हो। तब वही बाबा उनको बरगद के पेड़ के पास में ले जाते हैं, बिल्कुल तने के पास में खींच करके। वहां पर अंधेरा था और अंधेरे में जाके दोनों लोग खड़े हो जाते हैं। उस जगह पहुंचने के बाद में जितेंद्र जी को थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वहां पर अंधेरा था और वो बाबा जी का अंधेरे में आंख चमक रही थी किसी जानवर की तरह। डर तो लगना था। अब बाबा जी से दूर भी नहीं भाग सकते थे, बाबा जी उनके करीब थे। डर लग रहा था और बाबा जी से पूछ रहे थे कि बाबा जी आप मेरे से क्या बात करना चाहती हो, आप हो कौन? और तब बाबा जी बताना शुरू करते हैं। कहते हैं मैं इसी पेड़ पर रहता हूं। अब एक तरह से जो जितेंद्र जी बाबा जी की बात सुनते हैं ना, उनको विश्वास नहीं होता कि भला इंसान पेड़ के ऊपर में कैसे रह सकता है। नहीं नहीं, बाबा जी मजाक कर रहे हैं। तब कहते हैं बाबा जी से कि बाबा जी आप मेरे से मजाक कर रहे हो क्या? बाबा जी कहते नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो सच्चाई है मैं तुझे बता रहा हूँ कि तुम अभी भी सचेत हो जाओ। जितेंद्र जी कुछ भी समझ नहीं पाते। पूछते हैं बाबा जी किससे सचेत होना है, क्या आप मुझे चेतावनी देना चाहते हो? तब बाबा जी खुल करके बताते हैं। कहते हैं बालक, जिस लड़की के साथ में तुम प्रेम कर रहे हो ना, वो लड़की अमावस की रात को तुम्हें मार देगी। तुम्हें बहला फुसला करके और वो ले जाएगी शमशान में और तुम्हें मार करके खा जाएगी, या फिर तुम्हारे साथ में कुछ बुरा व्यवहार करेगी। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी पावर बढ़ाने के लिए वह एक प्रेतनी है और वो लड़की का रूप धारण कर रखी है तुम्हें फंसाने के लिए। और तुम उसके प्रेम जाल में पूरी तरह उलझ चुके हो। जब ये सुनते हैं ना, जितेंद्र जी के जैसा लगता है कि बाबा जी उनके साथ में मजाक कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो लड़की तो मुझसे बहुत ही प्रेम करती है, मेरे दुकान के सामने में तो उसका घर है, वो प्रेतनी कैसे हो सकती है? बाबा जी को बात को नहीं मानते। कहते हैं बाबा जी आप झूठ बोल रहे हो, वो मेरी दोस्त है ना, वो प्रेतनी तो हो ही नहीं सकती। वो तो इंसान है। और जो मेरा दुकान है ना कपड़े का, उसी के सामने में उसका लकड़ी का कारखाना है और उसी घर में रहती है, उसी परिवार की है, वो प्रेतनी कैसे हो सकती है? बाबा जी फिर उसको समझाते हैं कि देखो ये प्रेतनी है ना, अपने कई रंग रूप बदल सकती है तुम्हें धोखा देने के लिए। अब बाबा जी बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन जितेंद्र जी को लगता है कि बाबा जी झूठ बोल रहे हैं। उनकी बात को समझने का मन नहीं कर रहा है। अब वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि नहीं बेटा, आप यहां पर मेरे साथ में कुछ देर तक रुको। अगर तुम इस वक्त उस लड़की से मिलने जाओगे तो ठीक नहीं रहेगा, तुम मेरे साथ में यहीं पर रुको। अब जितेंद्र बड़ा बेचैन हो रहे थे, उनका मन खिंचाव उस लड़की की तरफ जो शायद उसी बेंच पर बैठ करके उनका इंतजार कर रही थी रोजाना की तरह। लेकिन बाबा जी रोक देते हैं। जब वो समय निकल जाता है ना, तब बाबा जी कहते हैं कि जाओ अपने घर लौट जाओ। अब वाकई में जो खिंचाव था, जो आकर्षण था उस लड़की की तरफ, अब जाने का मन कर रहा था। वो आकर्षण बिल्कुल शांत हो जाता है। उनका जो प्रेम है, जो उबाल मार रहा था, वो एकदम झाग बैठ चुका था। अपने आप को शांत पाते हैं और तब बाबा जी से कहते हैं कि बाबा जी सच बताना, आप मेरे साथ में मजाक कर रहे हो या फिर कोई खेल खेल रहे हो या सच कह रहे हो? और तब बाबा जी अपने आप को साबित करने लगते हैं। एक झटके में अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। पेड़ की डाली हिलने लगती है जोर जोर से। जितेंद्र जी का मन करता है कि यहाँ से भाग जाए, ये तो भूत लीला शुरू हो गया। यहाँ पर पेड़ के नीचे बरगद का पेड़ अपने आप हिल रहा है, मैं भाग जाऊं। और तभी बाबा जी उनके सामने आ जाते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें पहले दिन से चेतावनी दे रहा था कि तुम इस लड़की के जाल में मत फंसो। मैं पहले दिन से तुम्हें सचेत करना चाहता था कि तुम सुधर जाओ, तुम संभल जाओ, लेकिन तुम मेरी इशारा को समझ नहीं पा रहे थे। तुम तो डर ही नहीं रहे थे। मेरा उद्देश्य था कि तुम्हें डरा करके इस जगह से भगा देना। मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं देख चुका हूं कि तुम्हारी जीवन लीला अब खत्म होने वाली है, और तब मैं तुम्हारे सामने में आया हूं। अभी भी तुम्हारे पास बचने का तरीका है। अगर तुम उसका साथ छोड़ दोगे तो तुम बच जाओगे। आखिरकार अब एक तरह से जितेंद्र जी डर चुके थे बाबा जी की बात सुन करके, और जो कुछ उन्होंने देखा था
यकीन नहीं हो रहा था कि बाबा जी भी कोई प्रेत हो सकते हैं। वो एक प्रेत थे या क्या थे, पूछने लगते हैं कि बाबा जी आप हैं कौन। और तब बाबा जी कहते हैं कि मुझे भूल जाओ, मैं भी एक तरह का आत्मा ही हूँ, लेकिन कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ। मैं लोगों का मदद करता हूँ, लोगों के साथ में भलाई करता हूँ, बुराई नहीं। लेकिन जिस लड़की के साथ में तुम्हारा प्यार लीला चल रहा है ना, वो एक प्रेत आत्मा है, प्रेतनी है, और उसका काम ही ऐसा है। अब तुम्हारे धीरे धीरे शरीर में घुस चुकी है, तुम्हारे शरीर में अब ऐसा कर रखी है, अब अपना घर बना चुकी है। तुम्हें तो ऐसे ही लग रहा होगा, तुम्हारा शरीर भारी भारी, और तुम्हारे शरीर में कुछ बदलाव जरूर आया होगा अब तक। वाकई में अब उनके शरीर में बदलाव हो चुका था, कमजोर हो चुके थे, आंखें धसी धसी नजर आ रही थी, आंखों के नीचे काले काले निशान बने हुए थे, गड्ढे से बन चुके थे, और चेहरा भी पीला लग रहा था। बाबा जी को अब बताने लगी कि अब मैं कैसे बचूं इससे। वाकई में पहले तो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब बाबा जी अपना खेल दिखाते हैं ना, हाँ तब उनको विश्वास करना पड़ता है। हाँ तब कहते हैं कि देखो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपने जाओ, अपनी दुनिया में लौट जाओ और अपने परिवार से बात करो, तुम्हारी परिवार तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। मैं तो तुम्हें चेतावनी देने वाला था, तुम्हें समझाने वाला था कि इस लड़की का साथ छोड़ दो, ये लड़की तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगी। अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे ना, तुम्हारी खिड़की पे चली जाएगी, तुम्हारे घर के बिस्तर पे चली जाएगी और तुमसे प्रेम करने की कोशिश करेगी। तुम्हें बहला फुसला करके अमावस की रात को वो शमशान तक जरूर ले जाना चाहेगी, ताकि उसके तुम्हारे साथ में खेल खेलना है, तुम्हारा खून पीना है। वो ऐसी ही प्रेतनी। बाप जितेंद्र जी का बहुत बुरा हाल था। बाबा जी से पूछने लगे, बाबा जी आप जब इतना कुछ जानते हैं तो समस्या भी समाधान कीजिए ना। लेकिन बाबा जी नकार देते हैं, कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जो बताना था बता दिया, तुम अपने परिवार वालों से बात करो, वही समस्या का समाधान करेंगे। अब इसके बाद बाबा जी कहते हैं तुम जाओ, देखो भूल कर भी अब इस जगह पर मत आना। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो प्रेतनी तुम्हारे घर पर जरूर पहुंच जाएगी, उसका भी इंतजाम कर लेना। अब इसके बाद बाबा जी अब उसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। एक बार डाली हिलती है और फिर शांत हो जाता है। वातावरण बड़ा भयभीत करने वाला हो जाता है। जितेंद्र जी अब वहाँ किस लिए रुकने जाए, वहाँ से भागते हैं जान बचा करके, अपने घर पहुँचते हैं। भाई अभी तक सो रहे थे, उनको उठाना चाहते थे, बताना चाहते थे, लेकिन कहने लगे नहीं, अब जो भी होगा सुबह बताऊंगा। अपने बिस्तर पर जाकर सो जाते हैं। और उनकी जो खिड़की है ना, बाहर रोड साइड में खुलती थी। कुछ ही देर होता है तभी खिड़की पर दस्तक होने लगती है। खट 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 खिड़की पर दस्तक होती है ना, तब उनका जान एकदम डर जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं वही प्रेतनी तो नहीं पहुंच गई। लेकिन ऐसा कुछ उनके साथ में हुआ था कि अपने आप को रोक ही नहीं पाए थे। खिड़की पे पहुंच जाते हैं, खिड़की का पल्ला खोलते हैं। जैसे पल्ला खोलते हैं तो वही लड़की उसी रूप में, जिस रूप में वो मिला करती थी, अब वैसे ही मुस्कुराती हुई खिड़की के बाहर रोड पर खड़ी दिखाई दे रही है। और जैसे ही नज़र आंखें मिलती है, लड़की शिकायत करती है कि तुम आए नहीं, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब जितेंद्र जी अपने घर का तो पता नहीं बताए थे। दुकान था, दुकान पर तो जरूर जानती थी क्योंकि उसके कारखाने के आसपास में था। ये घर पर कैसे पहुंच गई? मैंने तो घर के बारे में एड्रेस बताया नहीं कि मेरा घर इस गली में है। अब थोड़ा उनको जानकारी होने लगा कि हाँ बाबा जी सही बताए थे, ये लड़की मेरे घर तक कैसे पहुंच गई। लड़की बार बार कह रही थी कि दरवाज़ा खोलो ना, चलो ना, अभी भी कुछ टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, हम चलते हैं वहीं पर। लेकिन जितेंद्र जी बहाना बनाने लगते हैं कि आप जाओ, मेरा बड़ा भाई जाग रहा है, कल की हम कल देखेंगे। उस लड़की को कैसे भी टाल देते हैं और वो जरा भी शक अब नहीं करती है कि जितेंद्र जी सब कुछ जान चुके हैं, बहाना बना रहे हैं। वो लड़की समझ नहीं पाती है, मतलब वो प्रेतनी जो है वो समझ नहीं पाती कि जितेंद्र जी सब कुछ अब जान चुके हैं, वो बरगद वाले बूढ़ा बाबा सब कुछ बता चुके हैं। लेकिन लड़की बहुत कोशिश करती है कि आओ ना, आओ ना, हम चलते हैं ना, चलते हैं ना। लेकिन जितेंद्र कहते हैं कि मेरा भैया जाग रहे हैं, अभी बही खाते का काम कर रहे हैं, अभी तक सोए नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ। और तुम्हें पता है ना कि मैं हर रोज पहुँचता हूँ।
आप जाओ, कल हम देखेंगे, कल हम मिलेंगे आपसे। लड़की बड़ा मुश्किलों के बाद मान लेती है। उदास भाव से वहाँ से अब निकलने लगती है। बार बार मुड़ के देखती है। कुछ ही देर जाने के बाद अब आंखें तो लगी हुई थी जितेंद्र जी की कि कैसे जा रही, कौन से रास्ते से जा रही है। गली में जो लाइट लगी हुई थी, पीली रोशनी फैल रही थी, और उसमें देखती है एक बल्ब तो पार कर गई। बल्ब के पास में जाती है ना, उस लड़की का परछाई नहीं बनता। कमाल की बात थी। तब लगने लगा कि बाबा जी सही कह रहे हैं, कोई भूत प्रेतनी का परछाई नहीं बनता है। और दूसरे बल्ब के पास जाती है ना, तब अचानक वो बल्ब झिलमिलाता है और उसके बाद वो लड़की गायब हो जाती है। कुछ सेकंड के लिए बल्ब जरूर बंद हुआ था और उसके बाद वो लड़की गायब हो जाती है। जितेंद्र जी अपने बिस्तर पर आ गिरते हैं। उनको लगा कि अब देर नहीं करना चाहिए। अगर देर करेंगे तो मेरे साथ में अब बहुत कुछ हो सकता है जो मेरे लिए ठीक नहीं है। और उसी वक्त अपने भैया का दरवाज़ा खटखटाते हैं। भैया जाग जाते हैं। कहते हैं क्या सुबह होगी क्या छोटे? तब कहते हैं नहीं भैया, अभी तो वक्त बाकी है। तब क्यों उठाया मेरे को? मुझे अभी सोना है। तब कहते हैं भैया अगर आप सोओगे ना तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। अब ये बात सुनकर के कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई से इंतहा प्यार करता है, वो कैसे सोच सकता है? उसको लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनके बड़े भाई अब जाग जाते हैं। अपने भाई को बुलाते हैं, आप मेरे पास में बैठ, बात क्या है? क्या तेरे साथ में कोई दुख तकलीफ है? कोई कहानी बनी हुई है? किसी लड़के से झगड़ा हुआ है या फिर किसी लड़की से प्रेम करने लगा है? बात क्या है? भाई अब देख रहा है सवाल पूछने के बाद में कि छोटा कब जवाब देगा। छोटा है यानी जितेंद्र कुछ देर तक अपने आंसू बहाते हैं और इसके बाद पूरी कहानी को बता देते हैं। कोई भी बात अपने भाई से शर्म नहीं करते, सब कुछ खोल कर रख देते हैं। उस बाबा की बात भी जो बरगद के पेड़ के नीचे मिले थे, सारी कहानी बता देते हैं। और यह भी बताते हैं कुछ देर पहले वो खिड़की पर आ चुकी थी, मुझे जबरदस्ती ले जाना चाहती थी लेकिन मैं बहाना बना दिया। अब बड़ा भाई जब सुनते हैं वृत्तांत को अब बहुत खौफ में भर जाते हैं। अब उनको समझ में नहीं आता कि ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए। कहते हैं अब तो मेरे कमरे में रह, सुबह हम किसी पंडित के पास में चलेंगे, किसी तांत्रिक के पास में चलेंगे। अब वही होता है, सुबह होते ही दूसरा भाई आ जाता है। दूसरा भाई भी अब सब मिलकर के अब जो भी सलाह मशवरा करना है कुछ देर करते हैं। अब फिर सब लोग एक तांत्रिक के पास में जाते हैं। तांत्रिक को पूरी कहानी बताने के बाद में अब बेचैन तो मन था जितेंद्र जी का कि तांत्रिक बाबा आप क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, लेकिन कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। आप कहते हैं कि देखो इसका सबसे बड़ा एक उपाय है कि तुम्हें बदलना पड़ेगा, अपने मन को शांत करना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हारा तंत्र मंत्र करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन तुम्हें भी साथ देना पड़ेगा, सहयोग तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति भी तुम्हारे घर पर छोड़ूंगा जो तुम्हारी घर की पहरेदारी करेगी। उस प्रेतात्मा को तुम्हारे घर के आसपास आने नहीं देगी, लेकिन तुम्हारे अंदर में वो घुस चुकी है, तुम्हारे शरीर के अंदर में प्रवेश कर चुकी है, तुम्हारे मन को बेचैन करेगी, तुम्हें भ्रमित करेगी और तुम्हें चोटिल करने की कोशिश भी करेगी। ये सब तुम्हें झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मैं तुम्हें सही कर दूंगा। बड़े भाई दोनों मान जाते हैं कि जो भी करना मेरे बच्चे को कुछ यानी मेरे छोटे भाई को कुछ ना होने पाए। बाबा जी कहते हैं कि आप लोग को थोड़ा देख रेख करना पड़ेगा। ये लड़का जब मैं इसको तंत्र मंत्र करूंगा ना तो अपने आप को घायल करने की कोशिश करेगा, अपना शरीर को नुकसान करने की कोशिश करेगा। संभालना आप लोगों का काम है। अब वही होता है तंत्र मंत्र करने के बाद में, दिन के टाइम में तो नहीं होता है। अब रात भर दुकान तो अब एक तरह से बंद होने के बाद में दोनों भाई हॉस्पिटल भी जाते हैं और फिर अपना छोटे भाई के साथ घर में भी रहते हैं। रात के टाइम हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता क्योंकि अब उनके पिताजी स्वस्थ हो चुके थे। एक आध दिन के बाद में उनको छुट्टी होने वाली थी। दोनों भाई घर पर रुकते हैं। जैसे बाबा जी ने बताया था, जैसे ही रात को 12 बजता है ना, दरवाजे पर दस्तक होने लगती है। कभी खिड़की पर, कभी दरवाजे पर घर की बत्तियां जलने बुझने लगती हैं। और तब कुछ अजीब अजीब बदबू, कुछ सुगंध, कुछ ऐसा महसूस होने लगता है कि बस कुछ बुरा इस घर में होने वाला है। लेकिन बाबा जी कहते थे कि वहाँ पर मैं कुछ शक्ति भी छोड़ा हूँ
जो तुम्हारी घर की पहरेदारी करेगी, उस दुष्ट आत्मा को तुम्हारे भाई तक पहुंचने नहीं देगी। लेकिन उस शरीर के अंदर में उसके अंश है, वो अंश है ना, वो उसको तुम्हारे भाई को तकलीफ देगा। और वही जैसे ही 12 बजता है, ये सब घटना शुरू हो जाती है ना, दरवाजे पर खड़खड़ाने की आवाज़, खिड़की पर खट 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 खट, बत्तियाँ जलने बुझने लगती है। तब उनके जितेंद्र जो भाई थे बेचैन हो जाते हैं। अपना दोनों भाई अब उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी काबू में नहीं आते। दरवाज़ा जैसे तोड़कर बाहर निकलना चाहते हो, खिड़की जैसे तोड़कर बाहर निकलना चाहते हो, ऐसा हो चुके थे। दोनों भाइयों का किसी कहना नहीं मानते थे। ऐसा लगता है कि दीवार पर जाकर सर मार देंगे, अपने आप को घायल कर देंगे। कई बार ऐसा कर भी चुके थे। बड़ी मुश्किल से अपने अब जो दोनों भाई थे अपने भाई को अब बचाते हैं। अब जैसे जैसे अब सुबह होता जा रहा है, अब उनका जो मन है शांत होने लगता है। लेकिन बहुत मुश्किल हुई थी उस रात में। दोनों भाई थे ना, बहुत परेशानी में पड़ चुके थे। भाई जो था उनसे बहुत कमज़ोर था शरीर में, अब जितना इनके हष्ट-पुष्ट थे उतना था नहीं, लेकिन काबू में नहीं आ रहा था। जैसे वो भागता था कि अपना जान ही ले लेगा, दीवार से टकरा कर अपना सर तोड़ लेगा, ऐसा ही लग रहा था। अगले दिन फिर बाबा जी के पास पहुंचते हैं और तब बाबा जी कहते हैं कि ऐसा कुछ दिन तक होगा, इसलिए मैं बोला हूं कि तुम लोग को संभालना पड़ेगा। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। रात के टाइम में ऐसा लगता है कि दरवाजे पर कोई आकर खड़ा हो गया हो, बदबू आ रहा हो, कभी खुशबू भी आता था, और दरवाजे को कोई पीट रहा हो। घर की लाइटें जलने बुझने लगती थी और उस टाइम जितेंद्र जी पागल सा हो जाते थे, अपने होश में नहीं रहते थे। अपनों भाइयों पर भी हमला कर देते थे, कभी कभी उनका गला भी घोटने लगते थे। लेकिन भाई समझदार थे, जैसे तैसे करके सब दुश्वारियों को सहा। जब 3 दिन बीत जाता है ना, तब वो तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं कि बाबा जी अब तो 3 दिन बीत चुका है। कहते हैं कि मुझे नहीं कुछ करना है, जो मैंने करना था कर दिया हूँ। हाँ, मैं तुमसे बोला था ना कि उसका अंश शरीर में है, अब जब तक अंश निकलेगा नहीं तब तक तो ऐसा होता ही रहेगा। अब 3 दिन हो गया, देख लो आज होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो अति उत्तम है, और जैसे नहीं होता है समझ लो अब उसकी शक्ति तुम्हारे भाई के शरीर से निकल चुकी है। अब फिर वो तुम्हारा भाई का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और ऐसे ही होता है। रात में अब वो लोग अपनी तैयारी से बैठे हुए थे कि आज भी भाई मेरा ऐसी हरकत करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सोया रहता है और खराटे मारता रहता है। जब पूरी रात निकल जाती है, सुबह हो जाता है, और तब दोनों भाइयों को तसल्ली होता है कि अब मेरा छोटा सही हो गया। पिता भी लौट आते हैं हॉस्पिटल से, पूरा कहानी सुनते हैं तो वो भी डर जाते हैं। अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटा आज के बाद में ऐसी गलती कभी मत करना। अब बड़ी मुश्किलों से जितेंद्र जी की जान बची थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती है, कोई आपके साथ में घटना घटी है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हो अपनी घटना को, अपनी कहानी को। मेरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाइप वाला बटन को भी इस्तेमाल कीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं दोस्तों कल की रात इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।